तो सबसे पहले बिगिनिंग से देखते हैं। हम लोग देख रहे थे मेथड्स टू इम्प्रूव कूलिंग पावर ऑफ माइन एयर, कि जैसे माइंस में जब एयर जाता है, ठीक है, उसमें हीट, ह्यूमिडिटी प्लस वेरियस गैसेस ऐड हो जाते हैं। इन सबको हमको क्या करना पड़ता है, डाइल्यूट करना पड़ता है। तो हीट एंड ह्यूमिडिटी को डाइल्यूट करना एक मेजर प्रॉब्लम है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माइन का एयर को रेफ्रिजरेट भी करते हैं। तो माइन के एयर को कूल करने के लिए, ठीक है, कूल करने से मेरा मतलब है कि माइन के एयर के वेट बल्ब टेम्परेचर को कम करना है। हमको पता है कि रेगुलेशन के हिसाब से 33.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वेट बल्ब टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी 30.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वेटेबल टेम्परेचर होगा तो इमीडिएटली हम लोग वहां एयर वेलोसिटी को ग्रेटर देन 1 मीटर पर सेकेंड करके बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि वहां का हीट एंड ह्यूमिडिटी जो एयर में है वो रिड्यूस हो पाए। तो कूलिंग पावर ऑफ माइन एयर को बढ़ाने के लिए तीन मेथड्स हैं कि आप क्वांटिटी ऑफ एयर को बढ़ा दीजिए। तो क्वांटिटी ऑफ एयर होता है इक्वल्स टू एरिया ऑफ रोडवे इनटू वेलोसिटी। एरिया ऑफ रोडवे तो वही रहेगा, एरिया ऑफ रोडवे को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, हम लोग वेलोसिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एयर फ्लो को बढ़ा देंगे तो क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो इनटू द माइन बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर सब कम हो जाएगा, माइन का टेम्परेचर वर्किंग के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। दूसरा मेथड था सर्कुलेटिंग ड्रायर एयर। हम लोग ड्राई एयर को सर्कुलेट करेंगे, हम लोग मिनिमम यूज ऑफ वाटर करेंगे इन वर्किंग, ठीक है। तीसरा है कूलिंग और रेफ्रिजरेशन ऑफ द सर्कुलेटिंग एयर। हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलेटिंग जो एयर को हम लोग माइंस के अंदर भेज रहे हैं उसको हम लोग ठंडा कर देंगे। सबसे बेस्ट टेक्निक है, अगर ये दोनों एयर की क्वांटिटी को या एयर की स्पीड को बढ़ाने पे भी क्या हो रहा है कि वेटेबल टेम्परेचर अंदर कंट्रोल नहीं हो रहा है, ड्रायर एयर के सर्कुलेशन से भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो बेस्ट है कि हम लोग रेफ्रिजरेशन करें। इन दोनों मेथड को हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके हैं, आज हम लोग रेफ्रिजरेशन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रेफ्रिजरेशन ऑफ माइन एयर इज नेसेसरी व्हेन इट्स टेम्परेचर बिकम्स एक्सेसिव। रेफ्रिजरेशन कब जरूरत है, जबकि माइन एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, सो दैट नो फर्दर इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ एयर। आप कितना भी एयर के क्वांटिटी को बढ़ा लो, कितना भी वेलोसिटी ऑफ एयर बढ़ा लो, जो हमको रिक्वायर्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर है वो नहीं आएगा, ठीक है। Refrigeration plants are usually designed to produce tolerable environmental conditions throughout the year at the working places in the mine। तो रेफ्रिजरेशन का जो हम लोग प्लांट का डिजाइन करें इस तरह से कि सालों भर फेस पे हमको कंफर्टेबल कंडीशन में एयर मिल सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ठंडा में ही ठंडा कर पा रहा है, गर्मी में नहीं ठंडा कर पा रहा है, या पीक गर्मी में ठंडा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हमको पता है, एक टर्म होता है जियोथर्मिक ग्रेडियंट। ये क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ के नीचे जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, राइज करता जाता है। तो कहीं पर ये 1/28 दिया रहता है, कहीं 1/32 दिया रहता है, कहीं 1/38 दिया रहता है। तो एक हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा वैल्यू लें सर, क्या सही है। तो सारा सही है, ठीक है। पर क्या है कि हर कंट्रीज में ये जियोथर्मिक ग्रेडियंट वेरीज, ठीक है, ये वेरी करता है, ये कांस्टेंट नहीं है कि 1/32 पूरा दुनिया 1/32 ही रहेगा, ये वेरी करता है। तो हमारे कंट्री इंडिया में जियोथर्मिक ग्रेडियंट कितना है, वो है 1/38.4, ठीक है। तो कहीं ऑप्शन में अगर 1/38 रहे तो 1/38 राइट आंसर है ना, इंडिया में। बाकी जियोथर्मिक ग्रेडियंट कहीं भी वेरी करता है, वो 1/11 से लेकर 1/140 तक भी रहता है, ठीक है। तो हमारे कंट्री इंडिया में 1/38 है। क्लियर यहाँ तक। तो जियोथर्मिक ग्रेडियंट 1/38 है। हम लोग क्या करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, तो एयर को हम लोग कूल करते हैं और डीह्यूमिडिफाइड करते हैं, यानी कि एयर में जो एक्सेस मॉइस्चर है, हमको पता है जैसे ही टेम्परेचर राइज करता है तो एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या होता है, बढ़ जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, बढ़ जाता है ना, कि ज्यादा टेम्परेचर पे एयर ज्यादा मॉइस्चर को स्टोर कर सकता है। तो हम लोग एयर को कूल करते हैं। मान लीजिए सपोज 35 डिग्री सेल्सियस है वेट बल्ब, है ना, तो हम लोग एयर को कूल करके बहुत ठंडा कर लेंगे और मॉइस्चर इससे डीह्यूमिडिफाइड कर देंगे, मतलब एयर से मॉइस्चर को भी हम लोग रिमूव कर देंगे, सो दैट इट इज सेचुरेटेड एट 275 टू 278 केल्विन। तो हम लोग एयर का टेम्परेचर कितना ले आएंगे, 275 से 278। अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा,
273 यानी 2 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस, इस बीच हम लोग टेम्परेचर एयर का ले आएंगे। और इस टेम्परेचर पे क्या है, एयर पूरा सेचुरेटेड है ना, इस पे काफी कम मॉइस्चर स्टोर कर पाएगा, पर जितना भी स्टोर कर पाएगा इस कंडीशन में एयर सेचुरेटेड हमारा रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग ये जो हमारा एयर है जो 2 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस तक है, इसको हम लोग वर्किंग फेसेस जहां वर्कर्स वर्क कर रहे हैं वहां तक ले जाएंगे डायरेक्टली, या फिर कुछ पोर्शन ऑफ माइन एयर को इसके साथ मिक्स कर देंगे, ताकि जो फेस पे जो एयर पहुंचे वो कंफर्टेबल कंडीशन में पहुंचे, जो वर्कर को कंफर्ट प्रोवाइड करे, ना उनको ज्यादा ठंडा लगे ना ज्यादा उनको गर्मी लगे। ठीक है, और वो एयर में सफिशियंट कैपेसिटी हो कि वो वर्कर को प्रॉपरली कूल कर पाए। तो रेफ्रिजरेशन प्लांट शुड बी डिजाइन टू हैव ए कैपेसिटी, किस कैपेसिटी का हम लोग रेफ्रिजरेशन प्लांट डिजाइन करेंगे, ताकि वो सफिशियंट कूलिंग, जो फार्देस्ट फेस है ना माइन से, जो फार्देस्ट फेस है, ठीक है, वहां तक वो ठंडा हवा को पहुंचा पाए, और वोस्ट सरफेस टेम्परेचर कंडीशन यानी पीक गर्मी में भी वो, जैसे कि हम लोग सपोज ठंडा में माइंस के अंदर जो एयर जाएगा हो सकता है वो 15 डिग्री सेल्सियस पे जाए, यही गर्मी में वो एयर माइंस के अंदर 45 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 25 डिग्री या 30 डिग्री सेल्सियस तक को ही कूल कर पाए, वो 45-50 डिग्री सेल्सियस तक की एयर को सफिशियंटली कूल कर पाए। मेरा कहने का मतलब है कि पीक गर्मी में भी वर्कर को ठंडा हवा मिल सके, इस कैपेसिटी का हम लोग रेफ्रिजरेशन प्लांट इंस्टॉल करेंगे माइंस के अंदर। सबसे पहला रेफ्रिजरेशन प्लांट इंडिया में कहाँ इंस्टॉल हुआ था, वो उरगोम माइन जो कि कोलर गोल्डफील्ड में आता है, वहां पर इंस्टॉल हुआ था। वहां पर रेफ्रिजरेशन प्लांट क्या कर रहा था, हवा का जो टेम्परेचर था 296 केल्विन है ना, यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस को 277.5 केल्विन यानी कि 4.5 डिग्री सेल्सियस तक कूल कर दे रहा था। और उस रेफ्रिजरेशन प्लांट का कैपेसिटी कितना था, 5.58 मेगावाट पर 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ एयर। ठीक है, इतना कैपेसिटी का वो रेफ्रिजरेशन प्लांट था, 5.58 मेगावाट। ठीक है, और इसमें फ्लो कितना हो रहा था एयर, 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड है ना, इस रेफ्रिजरेशन प्लांट से फ्लो हो रहा था एयर। एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग रेफ्रिजरेटर का कूलिंग लोड, हमको भी पता है कि हर रेफ्रिजरेशन का कूलिंग लोड अलग अलग होता है। हम अपने घर में भी अपने साइज के हिसाब से एक छोटा रेफ्रिजरेटर लेते हैं या बड़ा रेफ्रिजरेटर लेते हैं। एसी 1 टन का कोई लगाता है, कोई 2 टन का लगाता है, कोई 5 टन का लगाता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितना हमको कूलिंग करना है। वही है कूलिंग लोड ऑफ रेफ्रिजरेटर। कि माइंस के अंदर भी जो हम लोग रेफ्रिजरेशन प्लांट लगाए हैं उसका भी एक कूलिंग लोड होता है कि उसका क्या कैपेसिटी है कूलिंग करने का। So the cooling load of a refrigeration plant for any part of mine is calculated so as to provide comfortable environmental conditions. तो हम लोग इस तरह से कूलिंग लोड रेफ्रिजरेटर का कैलकुलेट करते हैं कि कंफर्टेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन दे पाए। ठीक है, तो हम लोग क्या प्लानिंग करते हैं कि जो एयर वर्कर को मिले फेस पे उसका वेट बल्ब टेम्परेचर कितना हो, 300.5 केल्विन हो। ठीक है, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना हो, 302.5 केल्विन। इस कंडीशन का एयर वर्कर को मिले है ना, तो ये कितना हो गया, यहाँ से 273 माइनस करेंगे तो 27.5 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब हो गया, और 29 डिग्री सेल्सियस या 29.5 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब। तो ये काफी अच्छा इन्वायरमेंटल कंडीशन है। परमिसिबल लिमिट कितना है, रिकमेंडेड है कि 30.5 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब पे भेजें, तो हम लोग उससे भी कम पे ही प्लानिंग करते हैं, है ना, उससे भी कम पे ही हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ताकि सफिशियंट कूल्ड एयर और थोड़ा बहुत 19-20 जो हो सकता है उसको भी हम लोग कैलकुलेट लेके चलते हैं। अलग अलग सोर्सेज से जो हीट फ्लो होता है उसको हम लोग एस्टिमेट कर ही लेते हैं, और उस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना, उस फिर हम लोग क्या करते हैं कि कितना हीट ऐड हो रहा है माइंस में, उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमको कितना कूल भी करना है माइंस को। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है क्यूसी। क्यूसी क्या है कि माइंस से कितना हीट हमको रिमूव करना है। ये क्यू क्या है कि कितना हीट ऐड हो रहा है, ये एनर्जी बैलेंस या हीट बैलेंस इक्वेशन से निकलता है। ठीक है, क्यू क्या है कि कितना क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो हो रहा है, रो डैश क्या है, अपैरेंट डेंसिटी होता है। ठीक है,
और एच आई क्या है कि इंथैल्पी ऑफ इनलेट एयर, जो हवा अंदर जा रहा है माइंस के अंदर वो है। और एच ए क्या है, इंथैल्पी जो हम लोग अलाउ कर रहे हैं, जैसे अलाउबल क्या है कि ये हमारा कंडीशन है ना, कि हम लोग क्या चाहेंगे कि 300.5 केल्विन वेट बल्ब हो और 302.5 केल्विन ड्राई बल्ब हो। इस पे हम लोग प्लानिंग करते हैं, तो हमारा एच ए ये हो जाएगा। एच आई क्या होगा कि माइंस के अंदर जो एयर आ रहा है सपोज वो 30 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब पे हो और 28 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब पे हो, ठीक है। ये जो माइंस के अंदर जो भी हवा हो सकता है वो 40 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब पे हो, 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर हो उसका, ठीक है। अब माइंस के अंदर जो हीट फ्लो हो रहा है ये एच आई है ना, ये सीजन टू सीजन क्या करता है, वेरी करता है। ठंडा में क्या होगा, काफी ठंडा हवा माइंस के अंदर आएगा, गर्मी में काफी गर्म हवा माइंस के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये एच आई क्या है, इंथैल्पी ऑफ इनलेट एयर। एच ए क्या है, अलाउबल इंथैल्पी, है ना, कि हम लोग जो एयर इंथैल्पी कैसे निकालते हैं, हम लोग साइक्रोमेट्रिक चार्ट में देखे ही थे। ये हमारा सिचुएशन कर्व है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऐसे रहता है ना, वेट बल्ब टेम्परेचर ऐसे रहता है। तो हम लोग किसी भी ड्राई बल्ब टेम्परेचर मान लेते हैं कि 30 डिग्री ड्राई बल्ब यहाँ पर है और 25 डिग्री वेट बल्ब है, तो यहाँ पर ये मीट कर रहा है, यहाँ से एक इंथैल्पी का लाइन रहता है, यहाँ से हमको इंथैल्पी निकल सकता है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट देखना मैं अच्छे से बताया हूँ, अगर कंफ्यूजन है तो उस वाले वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। However, it is necessary to determine the cooling load in different sessions when the ventilation is large so that refrigeration plant can be designed in multiple units। जहां पर काफी बड़ा रेफ्रिजरेशन प्लांट हमको सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग सीजन में हीट लोड निकालते हैं और रेफ्रिजरेशन प्लांट इकट्ठा एक बड़ा सा नहीं लगाते, वो 2-3 यूनिट का होता है कि गर्मी के टाइम तीनों यूनिट चलेगा, बरसात के टाइम 2 यूनिट चलेगा और जब ठंडी के टाइम एक ही यूनिट चलेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, बिजली का भी बचत होगा। बहुत बार हम लोग स्पॉट कूलर का नाम माइनिंग में सुने हैं। स्पॉट कूलर का क्या काम है कि मान लीजिए किसी पार्टिकुलर फेस पे हमको ठंडा हवा को ठंडा करना है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, स्पॉट कूलर लगाते हैं। इस स्पॉट कूलर का कूलिंग लोड काफी कम होता है, ठीक है। पर जो रेफ्रिजरेशन प्लांट हम लोग लगाते हैं उसका कूलिंग लोड काफी ज्यादा होता है। रेफ्रिजरेशन प्लांट को हम लोग चाहे तो सरफेस पे लगा सकते हैं या फिर अंडरग्राउंड में लगा सकते हैं। पर स्पॉट कूलर को कहाँ लगाते हैं, नियर द फेस विच इज टू बी कूल्ड, है ना, नियर द फेस विच इज टू बी कूल्ड, विच इज टू बी कूल्ड, ठीक है। कूलिंग लोड और रेटिंग ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज द, अब क्या है कि हर स्पॉट कूलर है या रेफ्रिजरेटर है तो उसका एक किलोवाट में रेटिंग रहेगा, है ना। जैसे हमको पता है ये रेफ्रिजरेशन में जैसे एसी खरीदने जाएंगे तो 1 टन का है, 2 टन का है, ठीक है, 5 टन का है। तो कूलिंग लोड और रेफ्रिजरेशन रेटिंग ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज द रेट ऑफ हीट रिमूवल इन द एवापोरेटर इन किलो वाट, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन में कितना हीट वो रिमूव कर सकता है उसी में इसको किलोवाट में मेंशन किया जाता है। हम लोग रेफ्रिजरेशन टन में भी मार्केट में जब हम लोग खरीदने जाएंगे या फिर प्लानिंग करेंगे तो हम लोग रेफ्रिजरेशन टन में बात कर सकते हैं। तो 1 रेफ्रिजरेशन टन इज इक्वल्स टू कितना होता है, 3.5 किलो वाट। तो हम लोग एसी के टर्म में है ना या फिर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के टर्म में हम लोग रेफ्रिजरेशन टर्म टन में भी बात करते हैं, ठीक है। क्या है कूलिंग लोड, तो रेफ्रिजरेटर को कितना कितना हीट एक्सट्रैक्ट करना है, वही है कूलिंग लोड, ठीक है। तो कूलिंग लोड क्या है फिर से समझते हैं, वो जो रेफ्रिजरेटर वर्क करेगा उसको हवा से कितना हीट को एक्सट्रैक्ट करना है ना, किलोवाट है यानी कि पर यूनिट टाइम है। तो मान लीजिए एक रेफ्रिजरेशन टन का अगर कोई कूलिंग प्लांट है या रेफ्रिजरेशन प्लांट है तो वो क्या करेगा, 3.5 किलोवाट हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, है ना। और अगर इसको सेकेंड से गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3.5 किलो जूल पर सेकेंड वो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब रेफ्रिजरेशन प्रोसेस कैसे ये काम करता है, तो जब सबसे कॉमन टाइप का जो रेफ्रिजरेशन प्लांट हम लोग माइंस में यूज करते हैं वो है वेपर कंप्रेशन टाइप का, ठीक है। क्या है वो, वेपर कंप्रेशन टाइप का। इसमें होता क्या है कि एक हम लोग एक एनिमेशन एक है मेरे पास स्लाइड, उसको देख लेते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है, कंप्रेसर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि
हाई प्रेशर में रेफ्रिजरेंट को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ठीक है। कंप्रेसर है, जैसे कि हवा में टायर ट्यूब का दुकान में वो हवा को कंप्रेस करके टैंक में स्टोर करता है, उसी तरह कंप्रेसर का क्या काम रहता है कि वो जो रेफ्रिजरेंट रहता है ना, जैसे अमोनिया गैस हो सकता है, उसको क्या करेगा, हाई मतलब कंप्रेस करेगा बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे, ठीक है। कंप्रेस करके उसको हम लोग भेजते हैं कंडेंसर में। कंडेंसर क्या करता है, यहाँ पर वाटर स्प्रे होते रहता है और एक फैन एयर सर्कुलेट होते रहता है। ये क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट है उसको कूल कर देता है, ठंडा कर देता है, ठीक है। उसके बाद एक रिसीवर में हम लोग क्या करते हैं, उस कूल्ड रेफ्रिजरेंट को स्टोर कर लेते हैं। फिर रिसीवर से एक एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू लिक्विड सेपरेटर में जाता है, वहां से फिर क्या होता है, इवापोरेटर में ये जाता है, ठीक है। इवापोरेटर में क्या होता है कि हम लोग हॉट एयर भेजते हैं और ये काफी ठंडा है ना, जो रेफ्रिजरेंट हम लोग भेजे हैं वो काफी ठंडा है, तो वो रेफ्रिजरेंट क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके इवापोरेट कर जाता है, ठीक है। तो वापस से यहाँ पर ये इवापोरेट करके इस टैंक में आता है, तो इवापोरेट होता है तो उसका प्रेशर भी कम हो जाता है। हम लोग पढ़े थे ना कि कंप्रेशर में हीट, कंप्रेशन प्रोसेस में हीट जनरेट होता है और जब वो एक्सपेंशन होता है तो उसमें वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि लिक्विड अमोनिया है, ये हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर बन जाता है और वापस से कंप्रेसर में चले जाता है। हम लोग अलग अलग पार्ट्स का फंक्शन भी देखेंगे। तो जो सबसे कॉमन टाइप का रहता है वो वेपर कंप्रेशन टाइप। वेपर का अर्थ क्या है कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है, वेपर बनता है, पहले उसको हम कंप्रेशन में डाल के लिक्विड बनाते हैं, फिर वो क्या करता है कि हीट को लेकर के इवापोरेट कर जाता है। तो सबसे कॉमन टाइप का रेफ्रिजरेशन प्लांट जो माइंस में यूज होता है वो है वेपर कंप्रेशन टाइप का। इसमें हम लोग एक लिक्विड रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग इवापोरेट करते हैं और वो जैसे ही इवापोरेट करता है वो माइंस के एयर से क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करके वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे हम लोग पढ़े ही होंगे, सपोज पानी है, इसको हमको क्या करना है, वेपर में करना है, ठीक है। या इवापोरेटिव कूलिंग में कैसे हम ठंडा होते हैं, तो हीट, पानी क्या करता है, हमारे शरीर से हीट को एब्जॉर्ब करके हवा में वेपर बन के चला जाता है और हमारा शरीर, स्किन क्या होता है, हमको कूल लगने लगता है, ठंडा लगने लगता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस में क्या होता है कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट पे हम लोग एयर फ्लो कराते हैं, ठीक है, और वो एयर से हीट को एब्जॉर्ब करके लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर बन के फिर से कंप्रेसर में चला जाता है। और इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी मतलब कि हमारे लिए वो सिस्टम प्रॉफिटेबल हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक साइक्लिक सिस्टम करते हैं ना, कि वो लिक्विड इवापोरेटर इवापोरेट करके सिस्टम से बाहर ना चला जाए, उसको हम लोग फिर से लिक्विड जो वेपर में बनता है रेफ्रिजरेंट, उसको फिर लिक्विड बनाते हैं। मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस में कुछ भी सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा है। जैसे फ्रिज में बार बार तो हम गैस नहीं भराते हैं, एसी में बार बार तो गैस नहीं डलाते हैं, तो सारा साइक्लिक सिस्टम में ही वर्क करता है, ठीक है। तो एक कंप्लीट वेपर कॉम्प्रेशन जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, उसमें होता है एक इवापोरेटर, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवापोरेट करता है एयर से हीट को एब्जॉर्ब करके। एक कंप्रेसर होता है, वो क्या करता है, वापस से जो वेपर बन गया है उसको वापस से कंप्रेस करके क्या करता है, लिक्विड बनाता है, ठीक है। बाय कंप्रेसिंग उसको वो क्या करता है, हाई प्रेशर में उस वेपर को कंप्रेस करता है, कंप्रेसिंग द रेफ्रिजरेंट वेपर इन ऑर्डर टू रेज इट्स टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेशन एंड ए कंडेंसर टू टर्न द वेपर रेफ्रिजरेंट इनटू लिक्विड अगेन, ठीक है। तो कंप्रेसर में सबसे पहले इवापोरेटर में समझिए क्या होता है। इवापोरेटर में होता क्या है कि जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट एब्जॉर्ब करके, रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब्स हीट एंड कन्वर्ट्स इनटू वेपर फॉर्म, ठीक है, कन्वर्ट्स इनटू वेपर फॉर्म। ये हो गया क्लियर। फिर कंप्रेसर में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो वेपर आ रहा है इसको हाई प्रेशर, वेपर इज कंप्रेस टू हाई प्रेशर, ठीक है, इसको फिर से हम लोग हाई प्रेशर में कंप्रेस करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, इसका हीट काफी हो जाता है ना, काफी हीट हो जाता है सिस्टम। जैसे लिक्विड अमोनिया सपोज वो वेपर में कन्वर्ट हुआ इवापोरेटर में, फिर से उसको कंप्रेसर में जब कंप्रेस करते हैं तो वो काफी हाई टेम्परेचर में आ जाता है, ठीक है। वो हाई टेम्परेचर वाले लिक्विड अमोनिया को हम लोग वापस से कहाँ ले जाते हैं,
कंडेंसर में ले जाते हैं, ठीक है। कंडेंसर में क्या होता है, उससे हम लोग हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बाहर, तो वो वापस से क्या होता है, लिक्विड में आ जाता है, ठीक है। इन एडिशन एक रिसीवर रखते हैं, उसका काम का क्या रहता है कि वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को स्टोर करता है। उसमें हम लोग एक एक्सपेंशन वाल्व लगाते हैं ताकि हम लोग प्रेशर और फ्लो रेट, कितना फ्लो के साथ रेफ्रिजरेंट आए, उसको हम लोग कंट्रोल कर सके। एक पार्ट्स को हम लोग डिटेल में भी अभी देखेंगे, ठीक है। उससे पहले एक चीज देखना जरूरी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि लिक्विड अमोनिया इवापोरेट्स एट 239.8 केल्विन, एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन 1.37 मेगाजूल पर केजी। तो लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन क्या है कि लिक्विड अमोनिया, अगर 1 केजी लिक्विड अमोनिया, 1 केजी लिक्विड अमोनिया है, ठीक है, तो ये 1.37 मेगा जूल हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। लेटेंट हीट मतलब हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, जैसे वाटर वाटर वेपर में बनता है। तो एक होता है लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, कि कितना हीट देंगे जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे है वो वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक है। तो उसी तरह लिक्विड अमोनिया का लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन काफी ज्यादा होता है, वो 1.37 मेगाजूल पर केजी होता है, ठीक है, 1 atm प्रेशर पे। और ये इतना 239.8 केल्विन पे ही इवापोरेट हो जाता है, यानी कि जीरो से भी काफी कम है, -23 डिग्री सेल्सियस पे ये इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। पर जब हम लोग प्रेशर को बढ़ा के 406 किलो पास्कल कर देते हैं, तो उस समय इसका क्या होता है कि इवापोरेशन टेम्परेचर जो 239 पॉइंट केल्विन था, ये क्या हो जाता है 272 केल्विन, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको हाई प्रेशर में कंप्रेस करते हैं, ताकि हम लोग इसके क्या करें कि जिस टेम्परेचर पे ये इवापोरेट होता है उस टेम्परेचर को बढ़ा पाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्रेशर में कंप्रेस करते हैं। कंप्रेशर का क्या काम है, फॉर मोस्ट लार्ज कैपेसिटी माइन रेफ्रिजरेशन प्लांट, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स आर जनरली यूज्ड। तो बड़े कैपेसिटी के जो रेफ्रिजरेशन प्लांट्स होते हैं उसमें चाहे तो हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करते हैं या फिर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि बड़े प्लांट्स में हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज करते हैं। छोटे रेफ्रिजरेशन प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, रोटरी कंप्रेसर यूज करते हैं, ठीक है। Reciprocating compressors used in refrigeration plants are generally electrical driven of high speed and are usually air or water cooled, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को हम लोग ड्राइव कैसे करते हैं, चलाते कैसे हैं, तो बिजली से चलाते हैं, ठीक है, हाई स्पीड पे चलाते हैं। और इसमें कूलिंग कैसे होता है, एयर से होता है या फिर वाटर के थ्रू हम लोग कूलिंग करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर सिंगल यूनिट का भी हो सकता है, 8 स्टेज का भी हो सकता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का स्पीड क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से ज्यादा होता है, प्लस सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर थोड़ा कॉम्पैक्ट भी ज्यादा होता है, ठीक है। देयर आर नो रबिंग पार्ट्स लाइक वर्ल्ड पिस्टन्स एक्सेट्रा, हेंस एफिशिएंसी इज मेंटेन्ड ओवर द होल लाइफ ऑफ द प्लांट। कंप्रेसर में कोई रबिंग पार्ट्स नहीं होता, इसलिए इसका एफिशिएंसी हमेशा मेंटेन्ड रहता है। फिर है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट हम लोग हमेशा सुने होंगे कि एसी का गैस लीक हो गया, एसी गैस लीक हो गया। ये क्या गैस लीक होता है कि एसी में जो रेफ्रिजरेंट था, है ना, वो लीक कर गया। ये रेफ्रिजरेंट ही कूलिंग का काम करता है ना, ठीक है। बिना रेफ्रिजरेंट के अगर एसी से गैस लीक हो गया, कितना भी एसी चलाइए, कुछ भी ठंडा नहीं होना है। तो ये रेफ्रिजरेंट का मेजर रोल है ठंडा करने में, ठीक है। रेफ्रिजरेशन प्लांट में चाहे फ्रिज हो, कूलर हो, एसी, सॉरी कूलर में तो नहीं लगता, फ्रिज हो, एसी हो, या कोई और रेफ्रिजरेशन प्लांट हो, है ना, जहाँ आइसक्रीम प्लांट है, हर जगह रेफ्रिजरेंट का रोल है। तो रेफ्रिजरेंट का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, ए गुड रेफ्रिजरेंट शुड हैव लार्ज लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, यानी कि 1 ग्राम भी है तो ये अगर वेपर में, लिक्विड से वेपर में बने, ये बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्व कर ले, है ना, ये होना चाहिए कि हाई या लार्ज लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन होना चाहिए, ठीक है। एंड शुड इवापोरेट एंड कंडेंस एज नियर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर एज पॉसिबल, ठीक है। और ये जितना हो सके कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही ये इवापोरेट कर जाए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर में ये कंडेंस भी कर जाए, कुछ इस तरह का रेफ्रिजरेशन होना चाहिए।
तो रेफ्रिजरेंट जो रेफ्रिजरेशन प्लांट में हम लोग कॉमनली यूज करते हैं जो माइंस में, वो क्या है, अमोनिया है और फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, लाइक फ्रेऑन 11 12 एक्सेट्रा। ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड कैन रिड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेंट की तरह यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि कंप्रेसर का साइज भी काफी छोटा हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम काफी कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है। पर इसको हम लोग माइंस में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि ये काफी कम टेम्परेचर पे इवापोरेट हो जाता है। दूसरा, ये टॉक्सिसिटी के कारण है ना, कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लीक हो जाएगा गलती से, तो टॉक्सिक भी हो सकता है। तो हम लोग अमोनिया को नॉर्मली यूज करते हैं। तो अमोनिया हैज ए लार्ज लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। क्यों अमोनिया को हम लोग रेफ्रिजरेशन प्लांट में कॉमनली यूज करते हैं? क्योंकि इसका लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन काफी ज्यादा है, ये सस्ता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है कि ये कोरोसिव है ब्रास और कॉपर के लिए, है ना। ब्रास का अगर ट्यूब रहेगा, कॉपर का ट्यूब रहेगा, तो ये इसको करोड कर देगा, इरोड कर देगा। प्लस अमोनिया थोड़ा टॉक्सिक भी होता है, ठीक है। पर अमोनिया के लीकेज को हम लोग इसके स्मेल से इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, और कोरोजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरोजन रेसिस्टेंट मटेरियल यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। यही रीजन है कि सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट, जो रेफ्रिजरेशन प्लांट माइन के ऊपर हम लोग बैठाते हैं, उसमें हम लोग अमोनिया को ही यूज करते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जो हम लोग फ्रेऑन 11 12 पढ़े थे, क्या था ये, है ना, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, जो फ्रेऑन 11 12 था, उसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, तो अंडरग्राउंड में जो हम लोग रेफ्रिजरेशन प्लांट बनाएंगे, उसमें हम लोग फ्रेऑन 11 या 12 को यूज करेंगे, ठीक है। फ्रेऑन 11 को हम लोग क्या करते हैं, फ्रेऑन 11 का नाम क्या है, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन। इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के साथ यूज कर सकते हैं। और फ्रेऑन 12 को हम लोग नॉर्मली रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज के साथ यूज करते हैं, ये भी वही है। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन दोनों का प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, पर फ्रेऑन के साथ एक दिक्कत क्या है, ये इजिली अवेलेबल नहीं होता है, प्लस ये अमोनिया से कॉस्टलियर होता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कंडेंसर पे और इवापोरेटर पे, ठीक है। कंडेंसर का क्या काम है, क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग कंप्रेशर, सबसे पहले क्या है, कंप्रेशर है। कंप्रेशर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अमोनिया के जो इवापोरेशन जिस टेम्परेचर पे वो इवापोरेट करता है, वो काफी कम है, अराउंड 240 239 कुछ था, ठीक है। तो हमको उसको 273 272 या 274 इस रेंज में लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया को कंप्रेस कर देते हैं हाई प्रेशर में। अमोनिया मान लीजिए अभी 1 एटीएम में ये अमोनिया गैस है, ठीक है। तो हम लोग इसको 4 एटीएम 5 एटीएम में कंप्रेस करके, ठीक है। जैसे कि हवा को नहीं देखे हैं, जहां हम लोग हवा डलवाते हैं कार में, बाइक में, एक बड़े से टंकी में हवा को कंप्रेसर, एक पंप घूमते रहता है मोटर चलाने पे, वो क्या करता है, हवा उस टंकी के अंदर भर देता है। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर में हवा क्या है, यहाँ पर हाई प्रेशर में है हवा, ठीक है। और कॉम्प्रेशन के कारण अगर हम लोग हवा को कंप्रेस करेंगे, तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो हवा का टेम्परेचर क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो हम लोग अमोनिया, जो गैस अमोनिया है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रेसर से हाई प्रेशर पे कंप्रेस कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर काफी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कंडेंसर क्या काम करता है, तो रिमूव हीट फ्रॉम रेफ्रिजरेटर गैस। अब क्या करता है कि जैसे कंप्रेसर से फिर से हम लोग अमोनिया जो वेपर फॉर्म में है अभी, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक ट्यूब के से गुजारते हैं, ठीक है, एक ट्यूब से गुजारते हैं। इस ट्यूब में क्या हो रहा है कि पानी इधर से आ रहा है ना, ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, और यहाँ एयर फैन भी हम लोग लगाए हुए हैं। तो ये फैन और एयर क्या करता है कि यहाँ से पानी वाटर लेके, वाटर वेपर बन के इवापोरेट हो जाएगा हीट एब्जॉर्ब करके, तो अमोनिया अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठीक है। और ये गैस से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, है ना। इतना इससे हम लोग हीट एब्जॉर्ब इवापोरेट करा लेंगे या एब्जॉर्ब करा लेंगे कि ये अमोनिया क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में आ गया। क्लियर है। तो कंडेंसर का क्या काम है कि जो हमारा अमोनिया वेपर फॉर्म में था, और कंप्रेसर में जो गर्म हो चुका था, उसको क्या करे, ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में कर दे। किस टाइप का कंडेंसर हम लोग यूज करते हैं, सेल एंड ट्यूब टाइप का कंडेंसर यूज करते हैं, ठीक है।
Evaporative condensers where the hot refrigerant vapor passes through finned tubes on which water is sprayed by circulating pumps and there are fans to blow air over the condenser tubes. तो कंडेंसर में क्या होता है कि हम लोग हवा को सॉरी वो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है उसको ट्यूब के थ्रू पास करते हैं ना, इस टाइप का ट्यूब होता है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, गरम गरम जो अमोनिया गैस है उसको क्या कर रहे हैं, इस ट्यूब से पास करा रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग पानी को स्प्रे कर रहे हैं और प्लस फैन से एयर भी भेज रहे हैं। ये पानी क्या कर रहा है, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करके निकल जा रहा है। अल्टीमेटली यहाँ से क्या हो जा रहा है, हमको लिक्विड अमोनिया मिल रहा है, ठीक है, लिक्विड अमोनिया। और लिक्विड अमोनिया का टेम्परेचर काफी कम हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ स्लाइड में दिखाते भी हैं, देखिए यहाँ क्या था, वेपर अमोनिया था, ठीक है, वेपर अमोनिया था NH3, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करें, पानी स्प्रे कर रहे हैं प्लस फैन भी लगाए हुए। ये क्या हो रहा है, पहले लाल था यानी बहुत हॉट था, धीरे 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 ये क्या हो रहा है, पीला हो गया, ठंडा हो गया और ये अल्टीमेटली कूल अमोनिया है ना, यहाँ कूल अमोनिया। और ये क्या है, लिक्विड स्टेट में, क्या है ये, लिक्विड स्टेट में आकर के क्या हो रहा है, एक रिसीवर टैंक में स्टोर हो जा रहा है। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि कंडेंसर का क्या काम है, ठीक है। और जो सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर यूज करते हैं, दिस टाइप ऑफ कंडेंसर्स स्मॉल प्लांट्स में ही यूज करते हैं। उस प्लांट का कैपेसिटी कितना होना चाहिए, 350 किलोवाट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। सच कंडेंसर डू नॉट नीड एनी फर्दर कूलिंग ऑफ कंडेंसर वाटर। अब उस कंडेंसर में जो हम लोग क्या किए, पानी स्प्रे कर रहे थे, तो पानी क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब कर लिया है ना कंडेंसर से। वो लिक्विड अमोनिया कैसे बना, वो वेपर अमोनिया से बना। तो वेपर अमोनिया से लिक्विड अमोनिया बनाने के प्रोसेस में पानी क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया। और पानी कहीं बाहर निकल रहा है, गर्म पानी, ठीक है। तो वैसे जहां पर हम लोग सेल एंड ट्यूब टाइप छोटे प्लांट्स रखते हैं, वहां पर हम लोग उस पानी को थ्रो कर देते हैं, उस पानी को कूल करने की जरूरत नहीं रहता है, ठीक है। पर बड़े प्लांट्स में हीटेड वाटर को हम लोग फिर से कूल करते हैं। कैसे कूल करते हैं, तो स्प्रे पॉन्ड के थ्रू या कूलिंग टावर के थ्रू, ठीक है। कंडेंसर से जो पानी आएगा, वाटर जो बाहर आएगा, वो क्या करेगा, वेपर अमोनिया को लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया, ये वाटर हीट को एब्जॉर्ब किया अमोनिया से, ठीक है। तो पानी जो आएगा कंडेंसर से वो गर्म पानी आएगा। उसको हम लोग, चूंकि लार्ज प्लांट है जिसमें वाटर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो तब वाटर को हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पानी को फिर से ठंडा करते हैं, कहाँ, स्प्रे पॉन्ड में या कूलिंग टावर में भेज के उस पानी को हम लोग क्या करते हैं, फिर से ठंडा कर लेते हैं, ठीक है। एक एक हर चीज को हम लोग डिटेल में देखेंगे। इवापोरेटर में क्या होता है, उसी स्लाइड में फिर से जाइए। अब देखिए यहाँ से क्या है, कूल्ड लिक्विड अमोनिया है, एक एक्सपेंशन वाल्व है, ये कंट्रोल करता है कि कितना अमोनिया जाएगा। यहाँ से ठंडा ठंडा अमोनिया है। एक हम लोग पंप भी लगा के रखते हैं ना, ताकि ये अपने हिसाब से हम लोग प्रेशर पे अमोनिया को इधर से भेज पाए। अब ये क्या है, यहाँ पर लिक्विड अमोनिया आ रहा है, ठंडा अमोनिया है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। हम लोग यहाँ से हॉट एयर को एंट्री दिए। अब हॉट एयर क्या होगा, यहाँ आसपास आएगा, तो अमोनिया क्या करेगा कि उस गर्म हवा से हीट को एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे, देखिए हरा धीरे धीरे ब्लू में चेंज होने लगा ना। इसका अर्थ क्या है कि अमोनिया यहाँ से लिक्विड था, थोड़ा आके यहाँ हल्का वेपर बना, यहाँ और हीट एब्जॉर्ब करके फाइनली वेपर अमोनिया क्या हुआ, इसी टैंक में आकर के स्टोर हो गया, ठीक है। वो जब लिक्विड से वेपर बना, है ना, इस प्रोसेस में ये क्या किया कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो अमोनिया का है, उतना हीट को क्या किया, अमोनिया एब्जॉर्ब कर लिया। तो अल्टीमेटली जो यहाँ गर्म हवा आया था, वो हमारा हवा क्या हो गया, हवा हो गया, कोल्ड एयर हो गया, ठीक है। आया इसमें था, इवापोरेटर में आया था हॉट एयर, इवापोरेटर से जो बाहर आ रहा है वो कोल्ड एयर है, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस पे ये हवा है, ठीक है। तो इवापोरेटर का यही काम है। इवापोरेटर किस टाइप का हो सकता है, सेल एंड ट्यूब टाइप का हो सकता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कूलर। कूलर क्या है, द कूलिंग ऑफ एयर कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट कूलिंग वेयर द एयर फ्लोज डायरेक्टली ओवर द इवापोरेटर ट्यूब्स इज अडॉप्टेड ओनली इन स्मॉल यूनिट सच एज स्पॉट कूलर्स। कूलर्स मतलब हवा को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं कूलर में, है ना।
तो हवा का कूलिंग डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट हो सकता है, दो तरह से हो सकता है। डायरेक्ट कूलिंग में क्या करते हैं कि जो इवापोरेटर ट्यूब था, है ना, जस्ट हम लोग देखे थे, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हवा को गुजारेंगे, यहाँ से हवा क्या होगा, हॉट एयर इन होगा, ठीक है, हॉट एयर इन होगा। ये सब इवापोरेटर ट्यूब्स काफी ठंडा है ना, यहाँ क्यों, यहाँ की लिक्विड अमोनिया है। अब क्या होगा, ये लिक्विड अमोनिया तुरंत एयर से हीट एब्जॉर्ब करके ये वेपर अमोनिया में बनना स्टार्ट होगा, और जैसे ही हवा से ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ से अल्टीमेटली जो हवा बाहर आएगा, यहाँ से कूल एयर बाहर आएगा, है ना, काफी ठंडा, ये 3 से 4 डिग्री सेल्सियस पे ये एयर रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कूलिंग में सिर्फ हवा आ रहा है और वो इवापोरेटर पे ही क्रॉस करके ठंडा हो रहा है, उसमें और हम लोग कुछ भी मिक्स नहीं कर रहे हैं। इनडायरेक्ट कूलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वाटर भी साथ साथ स्प्रे करते हैं, है ना। ये जैसे एक एक चेम्बर है, ठीक है, इस चेम्बर में क्या हो रहा है, यहाँ से हॉट एयर आ रहा है, हॉट एयर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये इवापोरेटर का ट्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग पानी भी स्प्रे कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर भी स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है, ये वाटर भी स्प्रे कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि पानी भी हवा को ठंडा कर रहा है ना। ये लिक्विड अमोनिया क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर ही रहा है, प्लस वाटर भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। दिस मीडियम इज कूल्ड इन द इवापोरेटर एंड इन टर्न कूल्स द एयर इन द कूलर यूनिट। तो इसमें क्या कर रहा है ये कि हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम लोग ठंडा इवापोरेटर में क्या कर रहे हैं, हम लोग पानी को भेज रहे हैं। पानी क्या हो रहा है कि हीट एब्जॉर्ब होकर के पानी कूल वाटर बन जा रहा है ना, कूल वाटर बन रहा है, और ये कूल वाटर हवा को ठंडा कर रहा है, ठीक है। हम लोग फिर क्या होगा, ये पानी यहाँ ठंडा करके गर्म हो जाएगा, इस पानी को फिर से हम लोग क्या करेंगे, इवापोरेटर में गुजारेंगे। इवापोरेटर क्या करेगा, इस वाटर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और पानी को ठंडा कर देगा। तो फिर से एक बार समझिए, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, फिर से हम लोग समझ लेते हैं। डायरेक्ट कूलिंग में तो सिंपली क्या है कि जो इवापोरेटर ट्यूब है उसके ऊपर से हम लोग हॉट एयर को गुजारते हैं, और वो इवापोरेटर ट्यूब में जो लिक्विड अमोनिया रहता है वो वेपर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है हीट एब्जॉर्ब करके, ठीक है। पर इनडायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है, एक हम लोग इंटरमीडिएट कूलिंग मीडियम यूज करते हैं, जो कि ब्राइन हो सकता है और वाटर हो सकता है। ब्राइन क्या है, कैल्शियम क्लोराइड और पानी के मिक्सचर को हम लोग ब्राइन बोलते हैं, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड या पानी के मिक्सचर को हम लोग ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। तो ब्राइन में हम लोग बनाने के लिए CaCl2 यूज कर सकते हैं और MgCl2 यूज करते हैं, ठीक है। This medium is cooled in the evaporator and in turn cools the air in the cooler unit. Brine is preferred over water when the air is cooled to fairly low temperature because brine has a lower freezing point and hence is less likely to freeze in the pipelines. ठीक है। Calcium chloride and magnesium chloride solutions are the common brines used as they remain liquid under all temperatures they are subjected to, are non-corrosive, have relatively high specific heat and are fairly stable. तो कूलर क्या है, तो डायरेक्ट वाला तो समझ गए। इनडायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि एक चेम्बर है, ठीक है, इसमें क्या आया, हॉट एयर आया, हम लोग क्या किए, पानी यहाँ से कोल्ड वाटर को क्या किए, स्प्रे किए, ठीक है। तो ये पानी क्या किया, यहाँ से हवा को, हॉट एयर है तो हवा में काफी हीट है, तो पानी क्या किया कि हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, हीट से वाटर से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, और यहाँ से जो फाइनली पानी निकल रहा है वो क्या है, हॉट वाटर निकल रहा है, क्लियर है। पानी जो निकल रहा है वो हॉट वाटर है, और इधर से एयर जो निकलेगा वो क्या होगा, कूल एयर होगा। अब इस हॉट वाटर को क्या करेंगे, कहाँ ठंडा करेंगे, इस हॉट वाटर को हम लोग जो इवापोरेटर का जो ट्यूब है उसके ऊपर से गुजारेंगे, ठीक है। तो ये इवापोरेटर क्या करेगा, इस पानी हॉट वाटर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ से लिक्विड अमोनियम वेपर बन जाएगा, और फिर यहाँ से पानी जो निकलेगा वो कोल्ड वाटर निकलेगा, ठीक है। इस कोल्ड वाटर को फिर से हम लोग यहाँ पर जो हमारा कूलिंग चेम्बर एक है वहां पर हम लोग भेजेंगे, ये फिर से हॉट एयर से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर ये गर्म पानी बनेगा, इस गर्म पानी को हम लोग फिर से इवापोरेटर के ऊपर से गुजारेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं डायरेक्ट कूलिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं,
इनडायरेक्ट कूलिंग कर रहे हैं। इनडायरेक्ट कूलिंग मतलब कि गर्म हवा को ठंडा कौन कर रहा है, वो ठंडा पानी कर रहा है, और उस ठंडा पानी हवा को ठंडा करने में वो खुद गर्म हो जा रहा है, उसको हम लोग इवापोरेटर ट्यूब पे ले जाके ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्राइन इज प्रिफर्ड ओवर वाटर। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ऑप्शन है कि पानी यूज करें कि ब्राइन यूज करें, तो हम लोग कोशिश करते हैं ब्राइन को यूज करें। क्यों? ब्राइन क्या है? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर या मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। Brine is preferred over water when the air is cool to fairly low temperature। जब हवा को काफी ठंडे टेम्परेचर पे अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस तक कूल करना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्राइन यूज करते हैं, ठीक है। और हवा को मान लीजिए 5-6 डिग्री सेल्सियस तक कूल करना है, तो हम लोग वाटर भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर हवा को अगर 0 डिग्री सेल्सियस तक कूल करना है, तो हम लोग ब्राइन यूज करते हैं। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या करेंगे? वाटर यूज करेंगे, तो हो सकता है पानी बर्फ बन जाए, फिर वो कूलिंग ही नहीं कर पाएगा, वो पाइपलाइन में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा बर्फ बन के, ठीक है। ब्राइन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो हो सकता है कि 0 से कम होता है ना, -10 होगा या -20 होगा, यानी कि वाटर से कम होता है फ्रीजिंग पॉइंट ब्राइन का। तो ये कितना भी ठंडा करो यार को ये कभी जमेगा नहीं पाइपलाइंस में, ठीक है। और कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को ही पानी के साथ इसलिए मिक्स करते हैं क्योंकि इन सबका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? काफी ज्यादा होता है, नॉन कोरोसिव होता है, नॉन टॉक्सिक होता है और काफी स्टेबल होता है। अब कूलर जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है स्प्रे टाइप का, दूसरा होता है पाइप नेस्ट टाइप का, ठीक है। तो स्प्रे टाइप में देखिए क्या होता है। इन द स्प्रे टाइप कूलर द चिल्ड कूलिंग मीडियम फ्रॉम द इवापोरेटर इज स्प्रेड थ्रू नोजल्स along a chamber through which the air passes. The moisture from the air in this case condenses and contaminates the brine. Besides, the particles of liquid moisture and brine get carried to the mine with air stream so that a scrubber is needed to separate as much of these particles as possible। तो स्प्रे टाइप में होता क्या है कि हम लोग एक चेम्बर में क्या करते हैं, चिल्ड मतलब बहुत ठंडा कूलिंग वाटर या कूलिंग ब्राइन को क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये नोजल के थ्रू क्या हो रहा है? ठंडा ठंडा वाटर स्प्रे हो रहा है। नोजल सब जानते ही हैं, तो पतला पतला ड्रॉपलेट्स में नोजल स्प्रे कर रहा है। हम लोग यहाँ से क्या किए? हॉट एयर को भेजे, क्या किए? हॉट एयर को भेजे। अब ये हॉट एयर क्या करेगा? एयर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। वाटर जो ठंडा ठंडा भेज रहे हैं, ये हॉट एयर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फाइनली यहाँ से निकलेगा क्या? यहाँ से कोल्ड एयर निकलेगा। अब हो क्या रहा है कि जैसे ही एयर का टेम्परेचर घटेगा, ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर, हम लोग जानते हैं कि एयर में जो वाटर स्टोर करने का कैपेसिटी होता है वो भी क्या हो जाता है? घट जाता है ना, कि ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के साथ घट जाता है। तो अब दिक्कत क्या होगा? अभी दिक्कत क्या होगा कि जैसे ही हम लोग क्या किए, तो पानी से वाटर, एयर से क्या होगा? एयर से वाटर वेपर जो था वो कंडेंस हो जाएगा। मतलब अब फिर क्या होगा कि वो पानी बन के एयर से वाटर वेपर कंडेंस हो जाएगा और ये ब्राइन के साथ यहाँ पर मिक्स हो जाएगा। अब फिर जो इधर से जो ब्राइन निकल रहा है वो क्या होगा? डाइल्यूटेड ब्राइन हो जाएगा, ठीक है। अब ब्राइन हमारा डाइल्यूट हो गया तो वो उतना काम नहीं करेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? फिर से कंसंट्रेट करने के लिए हमको अलग से एक स्क्रबर लगाना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा वाटर जो ब्राइन में चला गया है उसको क्या कर सके? रिमूव कर सके, ठीक है। दैट इज वाई स्प्रे कूलर्स आर सेल्डम यूज्ड व्हेन ब्राइन इज द कूलिंग मीडियम। जब भी ब्राइन कूलिंग मीडियम होता है तो हम लोग स्प्रे टाइप का कूलर यूज नहीं करते, ठीक है। क्योंकि कुछ ब्राइन लॉस हो जाता है, क्योंकि वो हवा के साथ मिक्स होकर के भी चला जाता है, कुछ वाटर के साथ मिक्स करके डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। फिर हमको कंसंट्रेशन प्लांट लगाना पड़ेगा। और ये पाइप नेस्ट कूलर टाइप, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कूलर, इसमें क्या होता है? कीप्स द ब्राइन वाटर आउट ऑफ फिजिकल कांटेक्ट विद द एयर एंड हेंस फ्रॉम कंटामिनेशन। इसमें क्या होता है? ब्राइन वाटर जो रहता है वो एयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है तो फिर ब्राइन डाइल्यूट भी नहीं होता है। ब्राइन डाइल्यूट नहीं होता है तो हमको ब्राइन को कंसंट्रेट करने के लिए स्क्रबर लगाने की भी जरूरत नहीं होती है, प्लस ब्राइन का लॉस भी नहीं होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वाटर कंडेंस फ्रॉम दिस कूलर इज प्योर एंड कैन बी यूज्ड एज मेकअप वाटर इन द कूलिंग टावर और स्प्रे पॉन्ड। प्लस हवा में क्या था कि सपोज मान लेते हैं हमारा एयर
35 डिग्री सेल्सियस पे था। तो इस टेम्परेचर पे ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ये क्या है, काफी ज्यादा, हवा काफी पानी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। जैसे ही एयर का टेम्परेचर आ गया 5 डिग्री सेल्सियस, इस कंडीशन में हवा काफी कम पानी को स्टोर कर सकता है। तो होगा क्या कि जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो कंडेंस हो जाएगा, वो पानी बन जाएगा वेपर से, ठीक है। और उस पानी को हम लोग क्या कर लेंगे, स्प्रे टावर में यूज कर लेंगे, या इसी सिस्टम में फिर से ठंडा करने के लिए हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। कूलिंग टावर में यूज कर सकते हैं, स्प्रे पॉन्ड में यूज कर सकते हैं। तो अच्छा प्रैक्टिस क्या है कि हम लोग दो कूलर्स को सीरीज में लगाएं। एक स्प्रे टाइप कूलर लगाएं जिसमें वाटर कूलिंग मीडियम है, दूसरा क्या करें, पाइप नेस्ट टाइप लगाएं जिसमें ब्राइन कूलिंग मीडियम है, बेटर एफिशिएंसी के लिए। नेक्स्ट आता है कूलिंग टावर। होता क्या है, अभी हम लोग क्या पढ़े कि इवापोरेटर में क्या हो रहा था, हॉट एयर जा रहा था, इसको ठंडा करने में क्या हम लोग यूज कर रहे थे, वाटर यूज कर रहे थे, कोल्ड वाटर, है ना। और कोल्ड वाटर फाइनली क्या होकर निकल रहा था, हॉट वाटर, ठीक है। इस हॉट वाटर को हम लोग कहाँ ठंडा कर रहे थे, इवापोरेटर में ठंडा कर रहे थे, यहाँ तो ठीक है। पर एक जगह और पानी गर्म हो रहा था, कंडेंसर में हम लोग क्या कर रहे थे, कंडेंसर में क्या कर रहे थे कि वेपर अमोनिया, ठीक है, काफी हाई टेम्परेचर में आ रहा था और इस पाइप के थ्रू गुजर रहा था ना कंडेंसर में। वहां हम लोग क्या कर रहे थे, पंखा चला रहे थे और वाटर वेपर, वाटर स्प्रे कर रहे थे, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से क्या हो रहा था, लिक्विड अमोनिया वेरी लो टेम्परेचर पे निकल रहा था, और यहाँ से जो वाटर निकल रहा था ये वेरी हाई टेम्परेचर पे निकल रहा था। इस वाटर को कहाँ हम लोग ठंडा करें, है ना, कहीं तो ठंडा करना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम लोग इसको माइंस में ही डंप कर दें या, तो फिर वाटर का काफी लॉस होगा, बार बार हमको कहीं से पानी लाना पड़ेगा ह्यूज क्वांटिटी में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक साइक्लिक सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, इस पानी को भी हम लोग ठंडा करते हैं। इस पानी को कैसे ठंडा करते हैं, हम लोग कूलिंग टावर की मदद से ठंडा करते हैं, ठीक है। तो कूलिंग टावर का क्या काम है कि कंडेंसर से जो गर्म पानी निकलता है उसको ये ठंडा करता है। कहाँ पर ठंडा करता है, कूलिंग टावर में, ठीक है। कंडेंसर का क्या काम था कि वो जो हॉट अमोनिया था वेपर फॉर्म में उसको कोल्ड अमोनिया कर रहा था लिक्विड फॉर्म में, और जो हॉट वाटर निकल रहा था उससे, उसको हम लोग कहाँ ठंडा करते हैं, कूलिंग टावर में, ठीक है। हीटेड कंडेंसर वाटर्स हैव टू बी कूल्ड फॉर रीयूज इन ए साइक्लिक सिस्टम, है ना। एक साइक्लिक सिस्टम में वाटर का वेस्ट होता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कंडेंसर से जो वाटर निकलता है उसको कूल करते हैं कूलिंग टावर में, ठीक है। एट द सरफेस स्प्रे पॉन्ड्स और कूलिंग टावर्स ऑफ स्टैंडर्ड में डिजाइन में भी यूज्ड। तो सरफेस में हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड डिजाइन का स्प्रे पॉन्ड या कूलिंग टावर हम लोग लगाएंगे। तो कूलिंग टावर देखिए होता क्या है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी को, ये जो रेड दिख रहा है यहाँ से गर्म पानी, यहाँ पर ये एक टावर, ये एक स्ट्रक्चर इसमें बनाए हैं, ये गर्म पानी इधर आ रहा है। हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, एक लेयर बना के रखे हैं, ठीक है, एक लेयर बना के रखे हैं। यहाँ से बहुत सारा यहाँ पर छोटा छोटा नोजल लगा के रखे हैं, क्लियर है, बहुत सारा नोजल। तो ये गर्म पानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे नोजल से फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में यहाँ नीचे आ रहा है, क्लियर है ना। ये ड्रॉपलेट बन बन के गरम गरम पानी का, जैसे फवारा, नोजल मतलब फवारा, ऐसे झरना से पानी आता है ना, उस फॉर्म में पानी आ रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ ऊपर में एक फैन लगा के रखे हैं, ऊपर में क्या कर रखे हैं, एक फैन लगा के रखे हैं। अब फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एग्जॉस्ट फैन है, ये फैन क्या कर रहा है, इधर से हवा को सक कर रहा है, ठीक है, इधर से हवा को सक कर रहा है। तो ये हवा क्या हो रहा है, इधर से क्रॉस कर रहा है। तो ये हवा जब क्रॉस कर रहा है तो ये हवा क्या कर रहा है कि वाटर वेपर को इवापोरेट करा रहा है, ठीक है। हवा के थ्रू वाटर वेपर क्या हो रहा है, इवापोरेट हो जा रहा है, वाटर इवापोरेट हो जा रहा है। तो वाटर क्या करेगा कि उस जो गर्म पानी था उससे हीट एब्जॉर्ब करके इवापोरेट हो जाएगा ना, यहाँ से क्या होगा फाइनली। और यहाँ पर हम लोग एक स्क्रीनिंग टाइप का भी इंस्ट्रूमेंट लगा के रखते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, कोई मॉइस्चर अगर इधर से जा रहा हो तो उस मॉइस्चर को रोक लेता है, और सिर्फ ये गर्म हवा है ना, हॉट एयर को बाहर भेजता है, ठीक है। और पानी क्या होता है, एयर हीट एब्जॉर्ब करके तो चला गया, तो पानी यहाँ से फाइनली क्या होता है,
ठंडा पानी यहाँ पर आ जाता है, इसको फिर से हम लोग सिस्टम में भेज देते हैं, फिर से कंडेंसर में भेज देते हैं। एक बार इसको फिर से समझिए, तब हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसमें करते क्या हम लोग, ठंडा हवा, सॉरी, गर्म पानी को कंडेंस कूलिंग टावर का काम क्या है, सबसे पहले तो वो समझते हैं। कूलिंग टावर का काम है, कूलिंग टावर कंडेंसर से क्या आ रहा है, कूलिंग टावर कंडेंसर से क्या आ रहा है, हॉट वाटर आ रहा है। इस हॉट वाटर को कहाँ कूल करेंगे हम लोग, कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर एक स्ट्रक्चर है, यहाँ से हम लोग क्या किए, हॉट वाटर को इनलेट कराए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, एक प्लेट लगा के रखे हैं, इसमें बहुत सारा नोजल्स इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब यहाँ से गर्म पानी नोजल यानी फव्वारे के फॉर्म में इस नोजल के थ्रू नीचे गिर रहा है। यहाँ पर एक एग्जॉस्ट पंखा चल रहा है, ठीक है। जैसे ऑब्जर्व कीजिएगा कि हम लोग चेहरा धो के गर्मी के टाइम अगर पंखा के सामने बैठ जाते हैं, हमको ठंडा लगने लगता है, कैसे, तो पंखा क्या करता है, इवापोरेटिव कूलिंग कराता है ना, कि हवा क्या करता है, इवापोरेटिव कूलिंग कराता है, कैसे, तो जो वाटर है वो वाटर वेपर बन जाता है हीट को एब्जॉर्ब करके, ठीक है। पानी का भी लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन होता है। जैसे जैसे हवा तेज तेज चल के ऊपर जाने लगता है, तो ये क्या करता है, अपने साथ वाटर को थोड़ा बहुत को वाटर वेपर में भी कन्वर्ट कराता है। तो पानी जब वाटर से वाटर वेपर में जाता है तो क्या होता है, पानी वाटर से वाटर वेपर में जब बनता है तो ये क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करके बनता है। तो कहाँ से हीट कर रहा है, तो पानी से हीट एब्जॉर्ब करके ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो पानी जो नीचे गिर रहा है फाइनली वो कोल्ड वाटर आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, कोल्ड वाटर। और हॉट एयर, यहाँ पर एक हम लोग सेक्शन लगा के रखते हैं कि उस एयर को हम लोग ड्राई करते हैं। कैसे ड्राई करते हैं, तो एक स्क्रीन लगा के रखते हैं, जो भी वाटर वेपर रहता है वो इधर ही रुक जाता है और वो फिर से नीचे कंडेंस हो जाता है, ठीक है। और गर्म हवा सिर्फ बाहर चला जाता है, हॉट एयर कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। और फाइनली वाटर हमको क्या यहाँ से मिलता है, कूल वाटर निकलता है, ठीक है। उस वाटर को हम लोग फिर से क्या करेंगे, कंडेंसर में लेते जाएंगे, एक साइक्लिक सिस्टम में, ठीक है। साइक्लिक सिस्टम का अर्थ क्या है, कि सिस्टम से बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है, पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, रेफ्रिजरेंट वेस्ट नहीं हो रहा है, सबको हम लोग रीयूज कर रहे हैं, बार बार रीयूज कर रहे हैं, जो कम हो रहा है बस उतना को टॉप अप कर रहे हैं, यही है कूलिंग टावर, ठीक है। तो अगर हमारा रेफ्रिजरेशन प्लांट जो है सरफेस के ऊपर है, तब तो अच्छे से कूलिंग टावर काम करेगा, कोई इशू ही नहीं है ना। जो भी हीट निकलेगा गर्म पानी से वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। पर अंडरग्राउंड में अगर हम लोग इस टाइप का कूलिंग टावर बैठाएंगे, तो हवा से जो हीट को हम लोग एक्सट्रैक्ट किए, हवा को जो ठंडा किए, वो वापस से माइंस में ही रह जाएगा, तो हमको क्या मिला, नेट सम जीरो हो गया फिर तो, है ना। तो हम लोग कूलिंग टावर को कहाँ लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट हो। तो कूलिंग टावर को हम लोग एकदम एग्जॉस्ट शाफ्ट जो होता है ना, या आपकाश शाफ्ट रहता है, उसके आसपास लगाएंगे, ताकि जो भी हीट हो वो सीधा आपकाश शाफ्ट के साथ क्या हो, बाहर चला जाए, ठीक है। अंडरग्राउंड टावर्स हैव टू बी प्रॉपर्ली लोकेटेड एंड डिजाइंड। कितना साइज का, किस कैपेसिटी का बनाएंगे, वो डिपेंड कर रहा है कि कितना हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, कितना फ्लो रेट ऑफ वाटर है, ठीक है। Most spray towers are located in parts of shafts or winches where the condensing water is sprayed at the top and works its way down through sets of screens with the cooling air flowing upwards under the ventilating pressure, ठीक है। तो कहाँ पर हम लोग कूलिंग टावर को लगाएंगे, एग्जॉस्ट शाफ्ट के आसपास, है ना। कूलिंग टावर्स आर यूजुअली डिजाइन टू कूल कंडेंसर वाटर बाय 7 to 9 केल्विन। तो कूलिंग टावर में हम लोग कंडेंसर वाटर अगर 30 केल्विन पे आ रहा है, तो हम लोग उसको 21 से 23 केल्विन तक क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठीक है। और एयर का वेलोसिटी क्या होता है कूलिंग टावर में, 2.5 से 7.5 मीटर पर सेकेंड का होता है। इससे ज्यादा वेलोसिटी अगर हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, ये एयर अपने साथ बहुत ज्यादा वाटर को कैरी कर लेगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा वेलोसिटी हम लोग नहीं रखते, 2.5 से 7.5 मीटर पर सेकेंड तक ही रखते हैं। तो ये है कूलिंग टावर, है ना। फिर है माइन रेफ्रिजरेशन प्लांट। तो माइन रेफ्रिजरेशन प्लांट कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक तो होता है सरफेस प्लांट, कि रेफ्रिजरेशन प्लांट को हम लोग सरफेस पे बैठा लें। ये मान लीजिए मेरा डाउनकास्ट शाफ्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, रेफ्रिजरेशन प्लांट को कहीं यहाँ सरफेस पे बैठा लें और यहाँ से हवा को कूल करके इंसुलेटेड पाइप्स के थ्रू हम लोग फेस तक ले जाएं, है ना। तो ये क्या हो गया कि सरफेस पे है, और जो भी हम लोग हवा से हीट एक्सट्रैक्ट हुआ है ना,
कूलिंग टावर्स के थ्रू सबको बाहर फेंक दें एटमॉस्फेयर में। यहाँ से फाइनली हमारा क्या होगा, ठंडा ठंडा हवा फेस तक पहुंच जाएगा, हमारा वर्किंग हो जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है कि अब ले जाने के दौरान भी हवा गर्म हो जाता है, तो वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहा अगर माइंस बहुत ज्यादा गहरा है। तो दूसरा है अंडरग्राउंड प्लांट्स। नहीं, हवा को आप क्या कीजिए कि नीचे ले जाके ही ठंडा कीजिए, है ना। और वो कूलिंग टावर को कहीं एग्जॉस्ट शाफ्ट के आसपास बैठाइए ताकि वो हीट डायरेक्टली क्या हो, एग्जॉस्ट शाफ्ट से बाहर चले जाए, वो माइन को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। तीसरा है स्पॉट कूलर, कि जहां पर आपको ठंडा करना है वहां पर ही स्पॉट कूलर लगाइए। स्पॉट कूलर तब काम करेगा जब हमारा क्या है कि किसी एक फेस को कूल करना है ना, वी हैव टू कूल वन फेस ओनली। ठीक है। तभी हमारा स्पॉट कूलर काम करेगा। पर जब वी हैव टू कूल इंटायर एयर ऑफ द माइन, तो वैसे केस में क्या होगा, स्पॉट कूलर काम नहीं करेगा। अगर हमको क्या करना है कि इंटायर एयर ऑफ द माइन को कूल करना है। ठीक है। तो वैसे में हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा कि हम क्या करें, रेफ्रिजरेशन प्लांट को ही इंस्टॉल करें। कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? कुछ पूछना चाह रहे हैं तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। कुछ अगर पूछना चाह रहे हैं कोई ना, चैट बॉक्स में देख सकते हैं, मैं क्लास के एंड में देखूंगा फिर उस चीज को क्लियर करूंगा ना। फिर से समझते हैं कि अंडरग्राउंड प्लांट्स में क्या हो, स्पॉट कूलर्स कहाँ यूज करते हैं, जब हमको किसी एक फेस को कूल करना है। ठीक है। अब एक सिस्टम है कि जैसे रेफ्रिजरेटर घर में, उसको ही देखिएगा, अंदर में सामान ठंडा हो रहा है, रेफ्रिजरेटर के पीछे से क्या हो रहा है, हवा गर्म आ रहा है। तो स्पॉट कूलर क्या करेगा, एक फेस को ठंडा करेगा तो ये गर्म हवा कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो ये किसी दूसरे फेस को गर्म करेगा। ठीक है। अंडरग्राउंड प्लांट्स को भी जब हम लोग लगाते हैं तो होता क्या है, ठीक है, यहाँ से हम लोग ठंडा ठंडा हवा तो हमको मिल रहा है, पर एक हीट कहीं से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमको उस हीट को, एक्सट्रैक्टेड हीट को कहीं रिजेक्ट भी करना है। तो वो रिजेक्ट कहाँ होगा, माइंस के अंदर ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो कूलिंग टावर्स था उसको कोशिश करेंगे कि ये जो आपका शाफ्ट है इसके आसपास बैठाएं। ठीक है। ताकि ये यहाँ से सीधा हीट बाहर चला जाए। अब है कि रेफ्रिजरेशन प्लांट का जरूरत कहाँ पड़ता है, हर माइंस में तो नहीं पड़ता है। तो जो डीप माइंस होता है, काफी गहरा माइंस, जैसे गोल्ड माइंस है, केजीएफ, पोलर गोल्ड फील्ड, सब कुछ सुने होंगे, तो ये लगभग 3200 मीटर पे काम करता है ना। तो यहाँ का जियोथर्मिक ग्रेडियंट ही लगभग 80-85 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है। तो हवा अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे भी जा रहा है तो सोचिए, इतना गर्म हवा में हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, काम करना, सरवाइव करना मुश्किल है। तो ऐसे केस में कोई ऑप्शन नहीं, हम लोग क्या करें, हवा को कूल करके 2 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस इतना पे भेजें। ठीक है। उससे क्या होगा कि हवा फेस तक पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे क्या होगा कि वो गर्म होकर लगभग 30 तक या 28 तक आ जाएगा, तो हम लोग आराम से वर्क कर सकते हैं। तो ऐसे रोल्स में जहां पर क्या हो, काफी गहरा माइंस हो, वहां पर क्या है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम को बिना लगाए कोई ऑप्शन नहीं है। तो रेफ्रिजरेशन प्लांट कहाँ लगाएं, चाहे तो हम लोग सरफेस पे लगा दें या फिर अंडरग्राउंड में लगा दें या फिर स्पॉट कूलर लगाएं। ठीक है। अब कहाँ पर रेफ्रिजरेशन प्लांट लगाएं, वो डिपेंड करता है पोजिशनल एफिशिएंसी रेफ्रिजरेशन प्लांट्स का। तो पोजिशनल एफिशिएंसी क्या होता है कि जो हम लोग हवा को भेज रहे हैं फेस तक, वो सफिशियंटली कूल्ड हवा जा रहा है कि नहीं, एफिशिएंसी हमारा प्रॉपर मेंटेन हो रहा है कि नहीं। ठीक है। तो एफिशिएंसी, पोजिशनल एफिशिएंसी जानने से पहले हम लोग एफिशिएंसी समझते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है कि वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, है ना। मान लीजिए कोई फैन है, उसको हम लोग 100 वाट पावर दे रहे हैं। ठीक है। तो आउटपुट हमको उससे कितना मिल रहा है, मान लीजिए 20 वाट ही मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा बल्ब या फैन क्या है, 20% एफिशिएंट है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन अराउंड 30-40% एफिशिएंट होता है। जितना हम लोग उसमें इनपुट वर्क करते हैं, उससे 30-40% हमको रिजल्ट मिल पाता है। तो माइंस के फैन के केस में पोजिशनल एफिशिएंसी क्या होता है कि फेस के एयर पे जो टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है ना, कि मान लीजिए अगर हम लोग रेफ्रिजरेशन प्लांट नहीं बैठाते तो फेस के एयर पे 40 डिग्री सेल्सियस पे एयर जाता। अब रेफ्रिजरेशन प्लांट बैठाने के बाद ये 25 डिग्री सेल्सियस पे एयर जा रहा है, तो कितना डिफरेंस हुआ, फेस एयर टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस, है ना।
बाय रेफ्रिजरेटर में हम लोग कितना पावर इनपुट किए हैं, तो 15 डिग्री सेल्सियस डायरेक्ट करेंगे तो ऐसे एफिशिएंसी आएगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस पे जो इंथैल्पी है, ठीक है, और 15 डिग्री सेल्सियस पे जो इंथैल्पी है उसको इंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इंथैल्पी का डिफरेंस बाय पावर इनपुट टू रेफ्रिजरेटर, है ना, वहां से हमारा क्या होता है, पोजिशनल एफिशिएंसी निकलता है। तो इस चीज को हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, कल मैं एक और क्लास लूंगा, फिर इस आगे के स्लाइड्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है, आगे भी है अभी, है ना। तो नेक्स्ट कल के क्लास में मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, बाकी जो भी डिटेल्स रहेगा उसको हम लोग समझ लेंगे। चैट में देखता हूँ कोई डाउट है क्या, तो एक बार देख लेता हूँ। अगर कोई डाउट हो तो रिप्लाई कर सकते हैं चैट में, है ना, कोई नहीं, ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी कल इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, फिर हम लोग रिस्क वाला टॉपिक जो है उसको देखेंगे। थैंक यू। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.